अगर आप प्रॉपर ब्रा पहनोगे तो वो उसको प्रॉपर शेप में रखेगा। विटामिन ई के कैप्सूल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है हरे रंग के। आप अपने ऑयल में उसको डालो और अपने स्किन में दिन में कम से कम 3 से 4 बार लगाओ। डिलीवरी के टाइम पे सी सेक्शन कितना सेफ? लेजर प्रोसीजर आता है जिससे आप वजाइना टाइट कर सकते हो। उल्टा सोने से भी ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है। ब्रेस्ट का साइज उल्टा सीधा सोने से कभी नहीं होता, तो फिर भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। उसको हनीमून यूटीआई कहते हैं। सर्विकल कैंसर होता क्या है? जो वजाइना के कॉन्टैक्ट में होता है ना, वजाइना और यूट्रस के बीच में ही सर्विक्स होता है, जो यूट्रस का ही पार्ट है। चलता है कि आपकी ओवरीज में सिस्ट है जिसमें ब्लड भरा हुआ है। नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली मल्होत्रा। आपका स्वागत है ज्ञान संवाद के लेटेस्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ऐश्वर्या। आइए बात करते हैं। हाय हेलो सोनाली। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल मैम आपसे ये है कि आजकल बहुत से मतलब नए नए जैसे नोज़ को हम चेंज करवा सकते हैं या सरफेस की सर्जरीज होती हैं, तो वजाइना की भी कुछ ऐसे सर्जरीज होती हैं जो उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। देखो, वजाइना इज एन इंटरनल ऑर्गन है ना। हमारे बॉडी के जो भी इंटरनल ऑर्गन है उसकी सर्जरी नहीं हो सकती है, लेकिन वजाइना इज कवर्ड विद सर्टेन फ्लैप्स जो स्किन टिश्यूज होते हैं। कितनी बार वो टिश्यू बहुत लंबे होते हैं, कितनी बार वो टिश्यू में बहुत लैक्सिटी होती है, बहुत ढीले हो जाते हैं। तो हाँ, ऐसा लेजर प्रोसीजर आता है जिससे आप वजाइना टाइट कर सकते हो। लेकिन अगेन हमें समझने की जरूरत है कि वजाइना इलास्टिक ऑर्गन है। कोई भी चीज़ जहाँ पे इलास्टिसिटी होती है वो वापस से रिलैक्स और रिकॉयल हो सकती है। तो वजाइनल टाइटनिंग सर्जरीज होती हैं। देन लेबियोप्लास्टी होती है जिसमें लेबिया जो बाहर जो ऑर्गन जो बाहर एक स्किन टिश्यू होता है जो लेबिया को कवर करता है, कभी कभी वो टिश्यू साइज में बड़ा होता है या साइज में बहुत छोटा होता है, तो उसको रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज कहते हैं। तो दीज आर सब वजाइनल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज, नॉट एग्जैक्टली अ कॉस्मेटिक सर्जरी। मतलब रिकंस्ट्रक्ट हम उसको हाँ, कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सम पार्ट्स ऑफ द स्किन को जो आपके प्रॉपर नहीं बने हुए हैं। वुमेन्स को किस टाइम पे कंसीव करना चाहिए, मतलब पीरियड्स में या पीरियड्स के बाद या उससे पहले? फर्टिलिटी पीरियड की अगर हम बात करते हैं ना, जैसे अगर हमारा साइकिल नॉर्मली 30 डेज का साइकिल है, 28 टू 30 डेज का साइकिल, तो पीरियड के जब भी आप काउंट करो, काउंट फ्रॉम द डे 1 ऑफ योर पीरियड है ना। मान लीजिए आपको पीरियड 1 तारीख को आया, तो 8 से लेके 18वां दिन तक अगर आप रोज नहीं तो ऑल्टरनेट डे सेक्सुअल कांटेक्ट में रहते हैं तो कंसीव करने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जो स्पर्म होता है वो यूट्रस के अंदर या आपके बॉडी के अंदर 5 दिन तक रहता है, लेकिन जो आपका अंडा बनता है हर महीने और जो फूटता है वो 24 से 48 घंटे तक ही रहता है। तो आप अगर रोज नहीं तो ऑल्टरनेटिव रिलेशन रखोगे तो कंसीव करने के चांसेस ज्यादा है। किसी वजह से 3 दिन का गैप हो गया तो आपका अंडा फिर नष्ट हो जाता है, फिर आपके कंसीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बेबी प्लानिंग हम किस एज से किस एज तक कर सकते हैं? आइडियल एज जो बेबी प्लानिंग की होती है, लुकिंग एट द इंडियन एंड एशियन सिनेरियो, इज बिटवीन 18 टू 35। लेस देन 18 तो टीनेजर प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, बहुत छोटे होते हैं बच्चे, उनको आइडिया भी नहीं है कैसे अपने आप को मैनेज करना है। एंड मोर देन 35, चूंकि हम ओल्ड तो हो रहे हैं ना, चीज़ें भी एज होती हैं, यूट्रस एज हो रहा है, आपका ओवरीज एज हो रही होती हैं, तो आफ्टर 35 अगेन कॉम्प्लिकेशन इंक्रीजेस इन द बेबी ऑल्सो, इन द मदर ऑल्सो। तो आइडियल एज इज 18 से लेके 35 साल तक इंडियन सिनेरियो में। अच्छा, उसके बाद अगर करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस, हाँ, एबॉर्शंस के रिस्क, एबनॉर्मल बेबी होने के रिस्क, आपको बीपी होने का रिस्क, आपको शुगर होने का रिस्क, ट्विन प्रेगनेंसी, बहुत सारे रिस्क बढ़ जाते हैं। तो डिलीवरी के टाइम पे सी सेक्शन कितना सेफ है? डिलीवरी का 2 मीडियम होता है। डिलीवरी की अगर हम बात करें ना, तो डिलीवरी के 2 तरीके हैं। एक होता है नॉर्मल डिलीवरी जिसको वजाइनल डिलीवरी कही जाती है, एक होता है सिजेरियन सेक्शन जिसको एब्डोमिनल डिलीवरी कही जाती है। तो दीज टू आर द मोड ऑफ डिलीवरीज। जिस डिलीवरी में आपका और आपका बेबी सेफ है, जिस डिलीवरी में आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, आपके बेबी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, वही मोड ऑफ डिलीवरी सेफ होती है। सिजेरियन सेक्शन उतना ही सेफ है जितना सेफ नॉर्मल डिलीवरी है। आजकल जैसे कहते हैं सिजेरियन हो गया, सिजेरियन कोई काला धब्बा नहीं है विमेनहुड पे, है ना। सिजेरियन इज जस्ट अ मोड ऑफ डिलीवरी। किसी कारण से मान लीजिए आपका बच्चा नहीं घसक रहा है, आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, आपको प्लासेंटा है जो बच्चेदानी के मुंह पे है, आपकी लाइफ को रिस्क है, तो सेफ्टी देखते हुए सिजेरियन किया जाता है। और आजकल सिजेरियन इतना ईजी हो गया है ना, तो लाइन दिखती है और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। और जैसे नॉर्मल डिलीवरी में मतलब अगर पार्टनर्स नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए? देखो, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर की सुननी है ना। डिलीवरियां क्या है कि सालों से चली जा रही है, नानी दादियां सबकी डिलीवरियां हुई हैं, तो सब डॉक्टर बने होते हैं घर पे, है ना। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि सबकी लाइफ स्टोरी अलग अलग रही है, सबकी कहानियां अलग रही है। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, 9 मंथ अपने डॉक्टर से टच में रहिए, खुल के बात कीजिए, अपने डॉक्टर को ट्रस्ट कीजिए और टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाओ। कुछ चीजें वो आपको बताएंगे, पेल्विक एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपको बताई जाएंगी, आपको एक्टिव रहने को बताया जाएगा, आपको कुछ
और भी चीजें बताई जाती है, जैसे अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट में रहते हो ड्यूरिंग 9 मंथ विदाउट कॉन्डोम, हस्बैंड का जो पानी होता है उससे भी पेन इंड्यूस होने में हेल्प मिलती है। छोटी छोटी चीजें, ये बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स है, बट फॉर दैट आप वो कुछ पॉइंट्स लिख के जाओ, अपने डॉक्टर से बात करो, वो डेफिनेटली आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे, डाइट बताएंगे जो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है। मतलब कुछ भी छुपाना नहीं है नहीं, डॉक्टर से। आज के जमाने में किसी से कुछ नहीं छुपाना है। डॉक्टर आपका ध्यान पहले भी रखेगा, बाद में भी रखेगा, हमेशा रखेगा। हम डॉक्टर्स बैठे इसलिए हैं कि आपकी वो छोटी छोटी चीजें जो आपको किसी से पूछने में शर्म आती है, आप हमसे पूछ सको और हम आपको मेडिकली सही चीजें बता सकें। ओके, तो मतलब जब प्रेग्नेंट होती है वुमेन्स तो स्ट्रेच मार्क्स भी होने हो जाते हैं, तो स्ट्रेच मार्क्स को कैसे सही किया जाता है, या फिर अगर नॉर्मली लोगों को स्ट्रेच मार्क्स हैं तो वो कैसे ठीक? देखो बेटा, स्ट्रेच मार्क मींस स्ट्रेच मार्क्स, चीजें स्ट्रेच हो रही है तो हो रही मार्क है ना। तो कहीं भी बॉडी स्ट्रेच होती है तो मार्क आ सकता है। चाहे अगर आप जिम जाते हो तो अगर आप ध्यान दोगे, जो बॉयज के आर्म्स पे रहते हैं, विमेन के ब्रेस्ट पे रहते हैं, हमारे बटक्स पे रहते हैं, सेम है जब पेट बड़ा होता है प्रेगनेंसी में तो स्ट्रेच मार्क आना बहुत कॉमन है और उसको आप 100% अवॉइड नहीं कर सकते हो। जो आप कर सकते हो दैट इज दिस कि आप अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखो। हाइड्रेटेड मतलब ऑयल लगाओ। आजकल ये बायो ऑयल और फलाना ऑयल के बहुत सारे ऐड आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल या नॉर्मल आलमंड ऑयल भी यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए तो विटामिन ई के कैप्सूल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, हरे रंग के। आप अपने ऑयल में उसको डालो और अपने स्किन में दिन में कम से कम 3 से 4 बार लगाओ। उसको आप लगाओगे तो स्ट्रेच मार्क बहुत कम होंगे भी तो बहुत लाइट होंगे। अच्छा, मतलब पूरी तरह से नहीं हटेंगे? 100% स्ट्रेच मार्क कभी, दे आर परमानेंट मार्क्स ऑन योर बॉडी। कभी आपने देखा ब्रेस्ट से स्ट्रेच मार्क चले गए हो? जो लड़के जिम जाते हैं उनके हाथ से चले गए हो? नहीं जाते ना, क्योंकि दे आर स्किन स्ट्रेच हो गई है। इनफैक्ट जब आप लूज करते हो तब भी स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। हाँ, तो यू कैन प्रिवेंट देम, यू कैन नॉट स्टॉप देम। और एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, निप्पल से जो डिस्चार्ज होता है मतलब वो नॉर्मल है या फिर मतलब किसी बीमारी का बुलावा? देखो, 2 तरह के निप्पल डिस्चार्ज होते हैं। एक होता है जो पेशेंट प्रेग्नेंट है और जिनकी डिलीवरी हुई है ना, तो बॉडी नेचुरली उनको दूध बनाना शुरू कर देती है। अराउंड 12 वीक के बाद से, 12 वीक मतलब तीसरे महीने के अंत में ब्रेस्ट से दूध या पानी जैसा निकलना शुरू हो जाता है, जो डिलीवरी के बाद बढ़ जाता है। वो तो कुदरत ने दिया है बच्चे को दूध पिलाने के लिए। लेकिन वो पेशेंट जो ना तो दूध पिला रही हैं, ना सेक्सुअली एक्टिव हैं और यंग लड़कियां हैं जिनके ब्रेस्ट से अगर दूध या पानी जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। इन दैट केस यू नीड टू सी अ डॉक्टर। कुछ चीजें डॉक्टर आपको प्रिवेंट करने को बोलता है, जैसे आप उसको दबाइए मत, फिडल मत कीजिए, और उसको कम करने की कुछ मेडिसिन आती हैं जो आपको टाइम से दिया जाता है और आपकी चीजें बिल्कुल कंट्रोल हो जाती हैं। डिजीजेज लाइक थायराइड, इंक्रीज प्रोलैक्टिन या पीसीओएस केसेस में देखा गया कि ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आता है, बट ऑल दीज थिंग्स नीड्स ट्रीटमेंट एट अ प्रॉपर टाइम। ओके, तो आज जो वुमेन्स या जो गर्ल्स ब्रा वेयर नहीं करती हैं तो ऐसा मतलब सुना जाता है कि आपके जो ब्रेस्ट है वो लटक जाएगी, मतलब ऐसा होता है रियलिटी में? देखो, ब्रेस्ट इज अ फाइब्रस टिश्यू है ना, उसमें बहुत सारा फैट भी होता है ना, और नीचे क्या है, ग्रेविटी है ना। तो हर चीज, जो चीज भारी होती है उसका क्या है, वो नीचे की तरफ तो आएगी ना बेटा। ब्रेस्ट को ब्रा से इसलिए होल्ड किया जाता है कि वो उसको होल्ड करके रखे। अगर आप प्रॉपर ब्रा नहीं पहनोगे, कभी भी नहीं पहनोगे, तो सैग तो होगा क्योंकि नीचे ग्रेविटी है। ग्रेविटी होगी तो उसको नीचे अपनी तरफ खींचेगी। अगर आप प्रॉपर ब्रा पहनोगे तो वो उसको प्रॉपर शेप में रखेगा। अब ज्यादातर क्वेश्चन उठते हैं कि रात में ब्रा पहन के सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए, है ना। अंडरवायर ब्रा पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, पुशअप्स पहनने हैं कि नहीं पहनने। यू कैन वेयर ऑल द ब्रास, बस जब रात में आप सो तो लूज ब्रा पहन के सो। बहुत टाइट ब्रा इसलिए नहीं पहनना चाहिए क्योंकि अगर आप ध्यान दो, आप सुबह उठते हो तो स्वेल्ड बॉडी उठती है ना, थोड़े से सूजे से रहते हैं। तो अगर आप बहुत टाइट ब्रा पहनते हो तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर आप लूज ब्रा पहन के सोगे तो बॉडी का फ्लो भी अच्छा रहता है और आपके ब्रेस्ट को भी प्रॉपर सपोर्ट रहता है। और रात में ऐसा होता है, मतलब ऐसा जो बड़े लोग हैं वो बोलते हैं कि उल्टा सोने से भी ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है। ब्रेस्ट का साइज उल्टा सीधा सोने से कभी नहीं होता। ब्रेस्ट हमारा जेनेटिकली फॉर्म होता है ना। बाय द एज ऑफ 20 ईयर्स हमारा ब्रेस्ट ऑलमोस्ट प्रॉपर बन चुका रहता है बेटा। आप उल्टा सो या सीधा सो या उसको प्रेस हो, साइज उसका कुछ बड़ा छोटा नहीं होता। एक बार डिफाइंड साइज इज अ डिफाइंड साइज। ओके, पीरियड्स के टाइम पे, मतलब पीरियड से 1-2 दिन पहले ब्रेस्ट में पेन होना, इज इट नॉर्मल और नॉट? हाँ, पीरियड के पहले के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके हम पीएमएस कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स। लड़के बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि लड़कियां अगर गुस्सा है, लड़ रही हैं तो पीएमएस तो नहीं हो रहा उनको, है ना। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं बेटा, दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन दैट इज कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना। जस्ट पीरियड्स के पहले हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। उसकी वजह से ब्रेस्ट टेंडरनेस मतलब हाथ भी लगाए तो कोई बहुत दर्द होता है ना। ब्रेस्ट का साइज भी थोड़ा बड़ा हो जाना, पेट में दर्द होना, फेस पे बहुत एक्ने पिंपल आ जाना, ब्लोटिंग फील होना, ये सारे लक्षण पीएमएस के होते हैं, विच इज अगेन वेरी नॉर्मल। जैसे आपके पीरियड आएंगे ये चला ही जाएगा बॉडी से, तो आप टेंशन मत लो। जब भी इस समय हो, गर्म चीजें लो, गर्म कॉफी लो, हॉट वाटर बैग का फर्मेंटेशन कर सकते हो पेन के लिए, और उस समय थोड़ा लूज ब्रा पहन लो। और ऐसा भी होता है कि मतलब वाइट चीजें नहीं खानी है, तो वो व्हाइट और
ब्लैक चीजों से कोई लेना देना नहीं होता मतलब है। दूध हो गया हाँ, या कोई और फर्क चीजें नहीं। हो देखो गई। ये हमारा एलिमेंट्री कनाल है ना, हम्म, पेट से आप खाना खाते हो कहाँ जाता है, पेट में जाता है, पेट और में जाता आंतों है। से निकल के फिर वो एक्सक्रीशन हो जाता है। हम्म, तो व्हाइट खाओ या ब्लैक खाओ, आंतों को क्या फर्क पड़ रहा है, उससे नहीं। आपके यूट्रस में जाता है ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई के लिए खाना अच्छा खाना चाहिए, बस यही है बेटा। पीरियड्स मतलब कौन सी एज में बंद हो जाने चाहिए और उसके बाद लेडीज को क्या क्या बीमारियां लग सकती हैं? देखो जैसे पीरियड शुरू होता है एट अ सर्टेन एज, हम्म, उसकी भी ड्यूरेशन है कि इस समय से इस समय तक आपके पीरियड शुरू हो जाते हैं। वैसे कोई एज नहीं होती बंद होने की। फ्रॉम 45 टू लेके 55 की एज में कभी भी पीरियड बंद हो सकते हैं आपके। इसको पेरीमेनोपॉजल टाइम कहा जाता है। रादर आजकल 40 से भी लोग कैलकुलेट करते हैं अप टू 55। अब बंद होने का टाइम तब होगा जब आपके पीरियड पूरे 1 साल तक बंद हो जाए। मान लीजिए आपको मार्च में पीरियड आया और अगले साल जनवरी में आ गया, तो इसका मतलब अभी भी मेनोपॉज नहीं आया है। नहीं है। 1 साल पूरा बंद होना है, उसके बाद मेनोपॉज आता है। और हमारी बॉडी में जैसे हम सब जानते हैं ईस्ट्रोजन मेन हार्मोन होता है ना विमेन को, जब ईस्ट्रोजन बॉडी से जाता है तभी मेनोपॉज आता है। और ईस्ट्रोजन और कैल्शियम ना बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो ईस्ट्रोजन जब जाता है तो कैल्शियम भी नाराज होकर जाने लग जाता है। कैल्शियम जब जाता है तो बॉडी में बॉडी पेन, घुटनों में दर्द, उठने बैठने में दर्द, मूड डिस्टर्बेंस, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती है। थायराइड भी वन ऑफ बेस्ट फ्रेंड है उनका, वो भी जाना शुरू हो जाता है। तो लेथार्जिक रहना, वेट गेन करना या वेट लॉस करना, इस समय आपको क्या करना चाहिए, दैट इज कि आप अपना योगा करो, चाय वाय का सेवन कम करो, एक्सरसाइज करना शुरू करो, अच्छी चीजें पढ़ो। कुछ ना प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन भी होते हैं जो इतना साइड इफेक्ट नहीं देते हैं। अगर अपने डॉक्टर से मिलोगे वो आपको शुरू करेंगे और आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो ये चीजें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑलमोस्ट लेडीज को इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, यूरिन इन्फेक्शन, हाँ वो बाहर रहती हैं या फिर घर पर भी। हम्म। तो मतलब किन किन वजहों से हो सकता है इन्फेक्शन? यूरिन इन्फेक्शन, देखो यूरिन इन्फेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन। कितनी बार देखा गया कि हर 2 महीने में लड़की को हो जा रहा है, हर 3 महीने में हो जा रहा है, बहुत ट्रीटमेंट जल्दी मतलब बहुत हो जल्दी जाता जल्दी हो रहा है। जनरली हम सब लेडीज वर्किंग है, हम सब बाहर जाते हैं, अपना बाहर का लू यूज करते हैं, बट ये बाहर के बाथरूम यूज करने से यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है। जिस कारण से होता है मैं बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप पानी की मात्रा कम रखते हैं डाइट में, 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर अगर आप नहीं पी रहे हैं तो यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। सेकंड थिंग, आप जब भी आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, जब भी सेक्सुअली अगर आप एक्टिव हो, विद इन 15 to 20 मिनट्स ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आप डेफिनेटली जाके यूरिन पास कीजिए। अगर आप नहीं पास करेंगे आपको फिर भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, उसको हनीमून यूटीआई कहते हैं। तीसरी बात, अगर आप जब भी यूरिन पास करें आपके पैंटी पे लास्ट ड्रॉप ऑफ यूरिन भी नहीं लगा होना चाहिए। अपना वो भी यूरिन क्लीन करो, टिश्यू पेपर लो, क्लीन करो, पैंटी ड्राई होनी चाहिए। अगर वहाँ पे लगा रहेगा यूरिन तो आपको वो बार बार इन्फेक्शन दे सकता है। चौथा पॉइंट, अगर हम सब कोई फॉलो करता है, जो हमारा पीरियड का लास्ट डे होता है वो एक पैड 6 घंटा लगा रहता है, 7 घंटा लगा रहता है, क्योंकि वो गंदा नहीं होता है। फिर क्या होता है, वहाँ हल्का फुल्का वो ब्लड होता है, वो बैक्टीरिया को ग्रोथ देता है, फिर वो वापस यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। दीज आर फ्यू थिंग्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम इन्फेक्शन डेफिनेटली रोक सकते हैं। और जो जैसे लेडीज होती हैं उनको आदत होती है कि जब भी वॉशरूम जाना है तो फिर पानी से धोना ही है। ये अच्छी हैबिट है, आप पानी से धोइए, लेकिन वो पानी भी साफ कीजिए। अगर आप वो पानी वहाँ पे लगा हुआ छोड़ देंगे तो फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फंगस को पानी बहुत पसंद होता है। तो अगर अपने थाइस पे अपने पानी लगा हुआ छोड़ दिया, अपने पैंटी ऐसे पहन लिया, तो फंगल हो जाएगा। तो यू हैव टू ड्राई, कीप ड्राई, द सिस्टम इज, द पॉइंट इज ड्राई रखो। हाँ, ड्राई रखो। सर्विकल कैंसर की बात करते हैं। सर्विकल कैंसर होता क्या है? सर्विक्स जो होता है वो बच्चेदानी का एक पार्ट होता है जो वजाइना के कांटेक्ट में होता है ना। वजाइना और यूट्रस के बीच में ही सर्विक्स होता है, जो यूट्रस का ही पार्ट है। इसका कैंसर एक ऐसा कैंसर है इसको हम समय से बहुत पहले पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये बाहर की तरफ होता है ना। तो स्टार्टिंग में मतलब कैसे प्रिवेंट होता है? प्रिवेंट करना मुश्किल है, इसको जांच हम कर सकते हैं इसकी समय से पहले। प्रिवेंशन इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम सब हाई रिस्क एरिया में रहते हैं, हम सबके स्ट्रेस रिलेटेड है। सबसे पहले तो कितनी बार जो पेशेंट्स होती हैं, जो सीए सर्विक्स की पेशेंट होती है, जनरली रूरल एरिया से आ रही होती हैं। दे हैव हिस्ट्री ऑफ अर्ली मैरिज एंड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। समटाइम दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ आईयूसीडी मतलब कॉपर्टी इंसर्शन होता है उनका। तो दे आर फ्यू हाई रिस्क फैक्टर्स, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको अगर हाई रिस्क फैक्टर में आप नहीं हो तो आपको नहीं हो सकता है, आपको फिर भी हो सकता है सर्वाइकल कैंसर। तो आपको डॉक्टर से टाइम टू टाइम साल में एक बार हेल्थ केयर विजिट लेनी है, जिसमें अपना पैप स्मेयर करवाना चाहिए बेटा। हम इसको मतलब कितनी जल्दी इसको क्योर कर सकते हैं? सर्वाइकल कैंसर डिपेंड अपॉन द स्टेज। अगर आप बहुत अर्ली हैं, बहुत अर्ली स्टेज है, तो आप डेफिनेटली स्मॉल सर्जरी के द्वारा ये क्योर हो सकता है, इसके हम हिस्टेक्टमी कहते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा एडवांस हो गया है बेटा, अगर ये आसपास भी फैल गया है, तो फिर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। ओके। पेप्समेयर और एचपीवी जो है टेस्ट हमारी नेशनल गाइडलाइंस में मेंशन है कि हमें 3 साल और 5 साल में करवाना चाहिए। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो मतलब हॉस्पिटल जाने में थोड़ा उनको झिझक रहती है या फिर वो करवाना ही नहीं चाहते,
मतलब क्या रीजन है? देखो आजकल लकीली जो हेल्थ केयर पैकेजेस आ गए हैं उसमें पैप्समेर इंक्लूड हो गया है, Okay. तो वो नहीं भी कराना चाहते तो आजकल हो जा हो रहा है जाता है। पैप्समेर। यस, तो पैप्समेर इज अ नॉन इन्वेजिव, यानी कुछ कट नहीं लगता आपकी बॉडी पे। जो आपका जो सफेद पानी है जो बच्चेदानी के मुंह से आ रहा है वहीं से जांच ली जाती है। छोटा सा एक लकड़ी का स्पैचुला होता है जिससे हम जांच लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर भेज देते हैं। Okay. तो यही मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप समय से, और एचपीवी इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये एचपीवी टेस्ट होता है जिसमें हम वायरस का टेस्ट करते हैं कि हो सकता है आपको कैंसर ना हो लेकिन आपका वायरस तो वहां प्रेजेंट नहीं है। अगर वायरस भी प्रेजेंट है तो अगेन आपको कैंसर तो हो सकता है। यस, तो हर फीमेल जो सेक्सुअली एक्टिव है शी शुड गेट अ पैप्समेयर डन। अगर वो नेगेटिव है तो 3 साल में एक तो करवाना ही चाहिए। पैप्समेयर 3 साल में कराओ, लेकिन गायनी चेकअप साल में एक बिल्कुल करा लो, क्योंकि 3 साल बाद कैंसर होने पे पता चलेगा। प्री कैंसर रीजन तो आपको जल्दी पिक हो जाएगा अगर आप साल में दिखाओगे तो। यस, मेरा आखिरी सवाल है मैम आपसे कि आजकल कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसके लिए वुमेन्स को पहले से ही सजग हो जाना चाहिए? देखो आजकल 2-3 चीजें बहुत फैल रही हैं। पहला इनफर्टिलिटी, आजकल बच्चे भी होना मुसीबत हो रखी है, बहुत लोगों को नहीं हो रहा। आईवीएफ सेंटर्स कितने बढ़ गए हैं, है ना। सेकंड इज एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस इज इट्स लाइक एक कैंसर की तरह फैलता है आपकी बॉडी में, सारे टिश्यू को लेना शुरू कर देता है, लेकिन ये कैंसर नहीं होता है। आजकल इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन चीज़ों के बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो जो लेटर एज में मैरिजेस हो रही हैं, जिनको अपना बहुत लेट मैरिज करते हैं, 25-30 के बाद शादी करते हैं। हाँ, तो जब लेट शादी करते हो तो फिर हर चीज़ें लेट, फिर आप बेबी भी अर्ली प्लान नहीं करते हो, फिर चीज़ें आपकी एज हो जाती हैं, ओवरीज एज हो रही हैं, आपके ट्यूब में प्रॉब्लम आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, फिर आपको आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है। आईवीएफ कोई पाप नहीं है कराना। अभी भी लोगों के मन में आईवीएफ को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आईवीएफ कोई पाप नहीं है। अगर आप आईवीएफ टाइम पे कराओ तो आप अपने अंडे से बच्चा बेबी प्लान कर सकते हो, लेकिन अगर आप आईवीएफ टाइम पे नहीं कराते हो तो कितनी बार डोनर एग भी लेना पड़ता है या डोनर स्पर्म लेना पड़ता है। लेकिन अगेन आई विल से हेल्थ रिलेटेड कोई टैबू नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आजकल हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि आप खुल के अपने डॉक्टर से बात करके सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगर हम एंडोमेट्रियोसिस की बात करें तो ये एंडोमेट्रियोसिस जनरली पीरियड, किसी पेशेंट को पीरियड पेन है या रिलेशन रखते समय काफ़ी दर्द हो रहा है या पॉटी पास करते समय दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे सिम्टम से ये शुरू होता है। आप जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी ओवरीज में सिस्ट है जिसमें ब्लड भरा हुआ है। फिर डॉक्टर आपको आगे कुछ स्पेशल टेस्ट कराने को कहते हैं। ये बीमारी फैलती जाती है और इनफर्टिलिटी भी होता है इस बीमारी से। तो आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप हर साल अपने डॉक्टर को प्रॉपर्ली चेकअप कराओगे तो छोटी छोटी चीज़ें भी समय से पहले पिक हो जाएंगी और आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। पीसीओडी और पीसीओएस सेम होता है। पीसीओडी और पीसीओएस सेम चीज़ें होती हैं। पीसीओएस इज समथिंग लाइक कि आपके जो अंडे होते हैं वो बहुत अच्छे फॉलिकल नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से आपके हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, पीरियड ठीक से नहीं आता, बहुत कम जाता है, फेस पे एक्ने हो रहा है, वेट गेन आपका होता जा रहा है, कितना भी आप कर लो, इट्स ब्रेस्ट से पानी निकल रहा है। तो दीज आर फ्यू सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस ऑल्सो। देन अगेन आई विल से सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज करना जरूरी है ना। आप अपना बाहर का खाना खाना बंद करो, एक्टिव लाइफस्टाइल जियो, एक्सरसाइज करना शुरू करो, वॉक करना शुरू करो, फिर आपको डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन में डालते हैं, उससे आप पीसीओएस कंट्रोल कर सकते हो। पीसीओएस इज नॉट लाइक मलेरिया कि 6 दिन दवाई खाई बॉडी से चला गया। पीसीओएस इज लाइफस्टाइल डिजीज। आपको बहुत जिंदगी भर भी हो सकता है दवाई खानी पड़े पीसीओएस की। मतलब पूरी तरह से नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी बना रही होती है ना। तो आपकी देखो, आप हमने लिवर को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं अपनी किडनी को कॉल करके नहीं बोल सकती कि तुम स्टोन मत बनाओ। व्हाट आई कैन डू इज हेल्थी लाइफस्टाइल में पानी अच्छा पी सकती हूँ, जस्ट हैव टू लिव इट ऑन गॉड। सेम थिंग, अगर आप अपना वेट अपना चेक रखती हैं, अपना एक्सरसाइज वॉक करती हैं, बाहर का खाना नहीं खाती हैं, देन योर पीसीओएस विल बी वेरी मच इन कंट्रोल। प्लस आपको जो डॉक्टर हेल्प करेगा मेडिसिन से, उससे काफी कुछ कंट्रोल हो जाता है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आगे फिर होगी मुलाकात ज्ञान संवाद के नए एक्सपर्ट के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तान की बुलंद आवाज न्यूज़।